हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। एक बार फिर मैं आपका अपने चैनल स्टडी माइंड विद राकेश में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर साइंस का एक चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें जो है इन्वॉल्व एक टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लॉज में हमें दो पढ़ने हैं, एक हमारा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अनदर है हमारा द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों टॉपिक को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से एक तो एटलीस्ट एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। इसमें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लैबोसियर के द्वारा 1789 में दिया गया था, 18th सेंचुरी में। ये जो लैबोसियर है ये एक फादर ऑफ केमिस्ट्री भी है हमारे, और ये लॉ हमें बताता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि मास को किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको एक अनदर वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में, दैट मीन्स अगर हम एक केमिकल इक्वेशन लिखें जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अगर हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो जो लेफ्ट साइड में रहेगा इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस हैं वो आपके लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे और यही क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के में जो है फॉर्म होता है वो आपका राइट साइड में लिखा जाता है और ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। यहां पे तो इसको अनदर वे में हमने बताया कि मास ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ रिएक्टेंट से। इसको हम जो है एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं किसी भी लैब वगैरह में, तो जो सब्सटेंसेस लिए जाते हैं उनका मास अगर हम कैलकुलेट कर लें और जो सब्सटेंस बनेगा उसका मास कैलकुलेट किया जाएगा तो दोनों मासेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि एक सब्सटेंस हमने ए लिया और दूसरा सब्सटेंस हमने बी लिया, दोनों को रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं और सब्सटेंस हमारा ए बी बनता है। सपोज करो हमने ए का 10 ग्राम लिया था, बी का हमने 10 ग्राम लिया था, यानी दोनों 10 ग्राम लिए गए थे। तो केमिकल रिएक्शन में कितना सब्सटेंस बनेगा, यानी प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा, 20 ग्राम बनेगा। इसको एक स्पेसिफाइड केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर इन दोनों का हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, हमें CaCO3 मिलता है। दैट मीन्स हमारा क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो इसको जो है हम अगर रिएक्शन कराते हैं, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है मोलर मास निकाल लीजिए। CaO 40U होता है और O क्या होता है, 16U होता है। दोनों का केमिकल रिएक्शन दोनों का मोलर मास निकालेंगे, दैट मीन्स दोनों का एटॉमिक मासेस हम ऐड कर देते हैं, 40U और 16U, तो हमें 56U मिलेगा। इसको ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 56 ग्राम मिला। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है दो, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। जैसे इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा आपका 40U और प्लस 16U 56U आएगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे 56 ग्राम में। और यहाँ पे CO2 में सेम करेंगे, C का जो है 12U होता है, ऑक्सीजन का 2 एटम इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32U आएगा, और 32U और 12U ऐड किया जाएगा तो 44U आएगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स उसको जो है मोलर मास में कन्वर्ट कर लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे CO3, इसको आप सभी का एटॉमिक मासेस ऐड करके निकालेंगे तो
100 U आएगा, उसका कन्वर्जन मोलर मास में कर लिया जाएगा तो 100 ग्राम आएगा। अब आप देखेंगे 56 और 44 को ऐड करेंगे 100 ग्राम मिल जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको अब हमें पढ़ना है। अनदर हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। ये लॉ हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक सब्सटेंस लेते हैं, सपोज करो वाटर ही लिया, तो वहाँ पे जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होगा, दैट मीन्स जो H2O होगा, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो हमेशा निर्धारित होता है। यहाँ पे सपोज करो हमने हाइड्रोजन लिया है, इसका 2 एटम है तो 2 U होगा, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो ये 16 U इसका एटॉमिक मास होता है, कैंसिल आउट होगा तो 1:8 आएगा। इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने लिया है, उसका फॉर्मूला होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 U होता है और हाइड्रोजन का 3 U होता है, कैंसिल आउट करेंगे 14:3 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 2 जो है एलिमेंट के एटम है, तो यहाँ पर इसका जो है मास रेशियो निकालोगे तो ये क्या है, एटॉमिक, इसका कार्बन का 12 U होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 U होता है, लेकिन 2 एटम है तो 32 U हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा 3:8 आएगा। तो इस तरह से हम इसके किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका मास रेशियो निकालेंगे तो हमेशा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन निकल के आएगा, कभी वो चेंज नहीं हो सकता, कभी वो वेरी नहीं कर सकता है सोर्सेज, चाहे जो कुछ हो, चाहे नेचुरली उसको हम ऑब्टेन करें तब भी यही मास रेशियो उसमें आएगा, और अगर उसको लैब में फॉर्म करें तब भी वही मास रेशियो आएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसे आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल पे पहले ही विजिट कर रखा और सब्सक्राइब कर रखा है तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे, और मैं प्रयास करूँगा अपने आप को एनहांस करता रहूँगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो भी अपने 1-2 वीडियो डाले हैं तो उसमें क्लियरिटी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड की क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन इस वीडियो में मैंने थोड़ा प्रयास किया है कि वीडियो की क्लियरिटी है। वॉइस तो मेरा क्लियर रहता था, लेकिन जो है ब्लैक बोर्ड की क्लियरिटी नहीं थी। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद।